गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पीएसए मास्टर की व्यापार की समझ सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो व्यापार से रिलेटेड है और एक बर्निंग टॉपिक भी है जिसका नाम है इनकम टैक्स रेट। रेट कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है। तीन चीज होती है इनकम टैक्स में: सर्च, सीजर एंड सर्वे, जिनको हम लोग रेड कह देते हैं। अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में पढ़ते हैं, फला के रेट पढ़ गई, फला के सर्च पढ़ गई। मैं थोड़ा सा आपको जेनरिक आइडिया दूंगा क्यों, और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक दो चार सेक्शन की बात करूंगा। देखिए, हम अपनी जो वीडियो अभी पीएसए मास्टर में बना रहे हैं जेनरिक ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट टू अंडरस्टैंड एनी सब्जेक्ट आप अगर बहुत ज़्यादा उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा टफ पड़ेगा। तो हम चाहते हैं पहले मोटा मोटा सब चीज़ें पकड़ लो। ईडी रेट भी देखते हैं, उसके बारे में अगली सीरीज में बात करेंगे ईडी रेट की। अभी फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो ये सर्च करी जाती हैं, जिनको रेट सोचते हैं, और सर्वे ऑपरेशन, इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे जाती है। और 90% लोग समझते हैं कि इसका मकसद होता है आदमी के पास ब्लैक मनी है इसलिए टैक्स दिया नहीं है, तो इनकम टैक्स पहुंच गया उसके घर पे, बोले भैया पैसा ढूंढने कि कहाँ कितनी इनकम वेल्थ है जो तूने बिना टैक्स दिए, बिना हिसाब किताब सरकार को दिया, अपने घर में रख रखी, उसका पैसा जमा कर दिया। तो आप जानते हैं कि इनकम टैक्स में लीगलिटी और इलीगलिटी ऑफ इनकम से कोई मतलब नहीं है, उनको टैक्स चाहिए। रिसेंटली जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर 30% टैक्स लगा, उसने उस डिजिटल एसेट को लीगलाइज नहीं किया। उसने कहा इलीगल हो सकती तुम्हारी ये, लेकिन हमें टैक्स दे जाओ 30%, आप खरीद लो। लीगल है नहीं लीगल है हमारा काम नहीं है डिपार्टमेंट का, हमें तो 1% उसका टीडीएस दे जाओ। तो बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात से मतलब नहीं होता, वो तो ब्लैक मनी के लिए काम करता है। ब्लैक मनी के लिए वो इनकम टैक्स एक्ट का यूज़ करता, बेनामी एक्ट का यूज़ करता, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी यूज़ करता है जरूरत पड़ने पर। तो इसमें सबसे बड़ी ये ब्लैक मनी क्या यूजुअली ब्लैक मनी ये होती है जिस पर टैक्स लाइबिलिटी आपने अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी या वेल्थ टैक्स लाइबिलिटी नहीं दी, या डिपार्टमेंट को उसका अकाउंट फॉर नहीं किया। तो ये मनी को इलीगल, ब्लैक मनी कुछ भी कह सकते हो, ये मनी वो जिस पर टैक्स नहीं दिया, इसको इनकम टैक्स में ब्लैक मनी कहा जाता है। अनअकाउंटेड हो, अनडिक्लेयर्ड वेल्थ हो, इन्वेस्टमेंट हो, डिपॉजिट्स हो, क्रेडिट हो, इन सबको ही ब्लैक मनी माना जाता है। अगर आप स्वयं आ रहे हैं आगे, अपनी इनकम को बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट ढूंढ रहा, आपकी पता कर रहा, बात कर रहा, तो वो ब्लैक मनी कहलाती है। होती कैसे है रेड हो क्यों जाती है? बड़े लोग कहते हैं आप फला ने कंप्लेंट कर दी और फला ने, हमने तो कुछ ना था और वो ये था वो था। अरे साहब, सब बेकार की बात है। आपकी खुद अपनी अकाउंटिंग ठीक नहीं होती, आपके खुद अपने टैक्स कंप्लायंस फाइलिंग ठीक से नहीं होती, तो आपका मनी का कोई कंप्लेंट करे ना करे, डिपार्टमेंट को आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, सब सॉफ्टवेयर सिस्टम में ड्रिवन पता चली जाता है। हाँ, डिपार्टमेंट सर्च और सीजर तभी करता है जब उसे सब्सटेंशियल अमाउंट दिखा रही हो, क्योंकि उसकी भी कॉस्ट आती है। दे आर ऑल्सो इन बिजनेस ऑफ द टैक्सेशन कलेक्शन। तो रेवेन्यू कलेक्शन में तो ये तो देखेंगे नहीं कि किसी के पास 10,000 अनअकाउंटेड मनी पता चली और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर चल गए। देयर हैज़ टू बी सब्सटेंशियल अमाउंट। तो उसमें ये नहीं होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो अफसर आपका रेट मानने आया जी, वो नाराज था, वो आ गया और उसने ये कर दिया, ऐसा नहीं है। इसका एक प्रोसेस होता है और डिपार्टमेंट तरीके से बहुत ही सीनियर लेवल पे इसकी ऑथराइजेशन होती है, और तब जाकर आपकी सर्च होती है। और सर्च के लिए इनके लिए केस बिल्डअप हो रहा होता है कम से कम साल 2 साल से, तब जाकर आपकी इनकम टैक्स की सर्च होती है। क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं होती कि इस आदमी ने टैक्स इवेजन किया, क्यों, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है, बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट, बीफा कहते हैं इसको, बीफा की रिपोर्ट होती है। तो इससे जब तक नहीं पता चलता, जब तक नहीं करते, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक इंटेलिजेंस विंग होता जो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज से, और आपस में क्रॉस टैली करता रहता है। एक तो कम जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, ऐसा वेब बनाता रहता है कि ये आपने ये फाइल किया, आपने दिखाया, उसने वो दिखाया, आपने रेंट इनकम दिखाई, उसने रेंट खर्चा नहीं दिखाया। तो इस तरह उसे पता चल जाती है कहाँ लीकेज है, लूपहोल है, पकड़ लेते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपकी असेसमेंट जो प्रोसीडिंग्स हैं उनसे पता चल जाती है। क्यों, आपके कुछ खर्चे हैं, कहीं आपने 5 स्टार में शादी करी, बिल का पेमेंट कर गया तो उससे पता चल जाता है। लेविश लाइफ स्टाइल से पता जाता है, लेविश कि भाई आदमी 4 गाड़ियों का इसमें खर्चे के बिल डाल रहा। अब आपने अपनी 4 BMW तो नहीं दिखा रखी अपनी रिटर्न में, लेकिन BMW के रिपेयर के बिल डाले जा रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाती है। बोले साहब, सारा सर्विस स्टेशन का बिल जो है BMW शोरूम पर आ रहा है कि ये कार आती है हर बार
फला आदमी इनका पेमेंट करके जाते हैं, कैश में करके जाते हैं, ऐसे जाते हैं, वो सब पता चल जाता है। और आजकल तो सब कुछ ज़्यादा लोग के, आप शोरूम पे जूता भी खरीदते हैं, अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन मिलना कोई भारी बात नहीं है, आपने कहाँ से एक्सपेंड करी। फिर आप बुक्स ऑफ अकाउंट जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें मैनिपुलेशन ऑब्जर्व हो रही होती है, क्यों, वाउचर्स में, इनवॉइसेस में कोई रियल इस्टेट बूम ये इंडिकेट करता है। एक और सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसको इंटेलिजेंस आप समझे, हर इलाके की इनकम वर्सेज टैक्स कलेक्शन होता, उसका रेशियोज होते हैं। अगर वो रेशियो एनालिसिस मैच नहीं हो रहे तो डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस भी अलर्ट हो जाता है कि यहाँ लोग पैसा तो कमा रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे, क्यों। इसी तरह नेक्स्ट प्रिंट कैश क्रेडिट होते हैं, कोई शेयर ट्रांजेक्शन हैवी पता चल रही होती है, पीछे डीमार्ट पर बड़ी लोगों की चेकिंग हुई, इस तरह का कुछ था, तो ये सब चल रहा होता। तो इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस होता है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले करेंगे कौन ऑथराइज कर सकता है। सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ये बताती है कि कौन ऑथराइज कर सकता है सर्च वारंट के लिए। ये एम्पावर किसको करती है, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर, ये ऑथराइज कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को टू कंडक्ट दी सर्च, बट नो ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर। रिमेंबर, आप समझ गए, जो सर्च करने जाएगा वो हाईएस्ट अफसर एडिशनल डायरेक्टर या एडिशनल कमिश्नर होगा, फिर जॉइंट डायरेक्टर हो सकता है, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और इनकम टैक्स ऑफिसर। ये जो भी जाएगा इनको ऑर्डर इनके किसी हाई मिनिमम कमिश्नर लेवल से ऑर्डर होगा, तब इनमें से कोई जाएगा। करेगा क्या, क्यों, कैसे होगा अगर उसको ये होगा, जब रीजन होगा बिलीव करने का कि टैक्स पेयर ने कंप्लायंस नहीं किया, समन नोटिस का जवाब नहीं दे रहा, क्यों, उसके पास कुछ पोजीशन में ऐसी प्रॉपर्टी मनी है जिस पर कि टैक्स कंप्लायंस नहीं हुआ। It has been held by various courts that taxpayer being searched, it ideally does not have the right to get access to the information based on which the search has been initiated by the department. Considering that this would hamper the department's investigation process, only High Court or Supreme Court have the right to do. Income tax tribunal तक डिपार्टमेंट से नहीं पूछ सकता कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन के आधार पर इसकी सर्च करी, ये केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑफिसर सर्च कर सकते हैं उनके पास क्या पावर होती है, वो किसी भी बिल्डिंग में एंटर कर सकते हैं, वहाँ सर्च कर सकते हैं, कोई ताला तोड़ सकते हैं, कोई दरवाज़ा तोड़ सकते हैं, किसी भी पर्सन को सर्च कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं कि आप जो है फैसिलिटेट कर रही है, मदद करिए, सीजर कर सकते हैं, सीजर का मतलब कन्फिस्केट कर सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी को, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं भाई ये पे क्रॉस लगा दिया, इसको तुम टच मत करना, ये डिपार्टमेंट के अंडर में, अब हम उठा के नहीं ले जा रहे इस बड़ी सी तिजोरी को तुम्हारी, या मार कर दिया बड़ी सी अलमारी को या बड़े से बक्से को। फिर इन्वेंट्री बना सकते हैं, लिस्ट, ओथ, उस पर जो सवाल करते हैं उससे पहले ओथ लेंगे और फिर उससे सवाल जवाब कर सकते हैं, और किसी बुक्स के बारे में जिससे उससे इंक्वायरी करी जाएगी जो एसेट्स फंड्स के लिए, ठीक है, बल्कि किसी और भी पर्पज इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग के मैटर में होगा तो उसके लिए भी उससे ओथ लेके स्टेटमेंट दिया जा सकता है। कंस्ट्रक्टिव सीजर एक वर्ड होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कंस्ट्रक्टिव सीजर, कि डीम्ड और कंस्ट्रक्टिव सीजर किसे कहते हैं। ये क्या होता है डीम्ड और कंस्ट्रक्टिव सीजर, ऑथराइज ऑफिसर जो होता है वो एक ऑर्डर सर्व कर सकता है ओनर के ऊपर या पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी कब्जे में है कि वो इस आर्टिकल को हटाएगा नहीं यहाँ से। बेसिक बात है भाई, हम ले सीजर करके ले नहीं जा रहे हैं, तुम्हारे ही रख दिया, मगर ये अब हमारी कब्जे में है, आप इसे छूओगे नहीं, टच नहीं करोगे, मूव नहीं करोगे, क्यों, इससे डील नहीं करोगे इस आर्टिकल से जब तक मैं परमिट ना करूँ। तो इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव और डीम्ड सीजर। ठीक है, एसेट्स कौन सी सीज करी जा सकती है, कोई भी अनअकाउंटेड कैश हो, ज्वेलरी हो, जो आप सुनते होंगे कि हैं इतने 650 लॉकर पकड़ा गया या कैश पकड़ा गया, कुछ पकड़ा गया, बुक्स ऑफ अकाउंट चीज कर सकता है, चालान कर सकता है, डायरी कर सकता है, कंप्यूटर की चिप, पेन ड्राइव, सॉफ्ट ड्राइव, कोई भी सॉफ्टवेयर उसको सीज कर सकता, किसी भी डाटा स्टोरेज यूनिट को डिवाइस कर सकता, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड पेपर है, डीड्स ऑफ कन्वेंस है, इन सबको सीज कर सकता है, लेकिन किसको सीज नहीं कर सकता। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ज्वेलर्स के यहाँ ज्वेलरी स्टॉक इन ट्रेड होती है, तो स्टॉक इन ट्रेड को सीज नहीं कर सकता, ज्वेलर के यहाँ से वो स्टॉक ज्वेलरी नहीं उठा सकता। ठीक है, एसेट्स या जो कैश जो डिस्क्लोज कर रखी इनकम टैक्स में, मैं उसको सीज नहीं कर सकता डिपार्टमेंट, भाई तो डिक्लेयर कर रखी, टैक्स दे रखा, बता रहा, कैसे किस बात के लिए सीज करोगे, क्यों, दैट इज नॉट अलाउड। जो कि कैश हमारा कैश बुक में दिखा रखा और सब हमारा एक्सप्लेन्ड है, आप उस कैश को नहीं ले जा सकते, याद रखिए। कोई ज्वेलरी जो हमने वेल्थ टैक्स रिटर्न में दिखा सकती है, आप उसको नहीं ले सकते। 500 ग्राम तक का सोना हर मैरिड लेडी को
अलाउ है रखना, उतने तक सुना, चाहे वो रिकॉर्ड करा नहीं करा उसको नहीं टच कर सकते। और हर अनमेरिड वुमेन के लिए 250 ग्राम है और मेल मेंबर के लिए 100 ग्राम है। आपके घर में हस्बैंड वाइफ बेटा बेटी 4 लोग हैं, तो वाइफ का 500 ग्राम हो गया, हस्बैंड का 100 ग्राम हो गया, बेटे का 100 ग्राम हो गया और बेटी का 250 ग्राम हो गया। तो 950 ग्राम का सोना गवर्नमेंट टच नहीं कर सकती, वो सीजन नहीं हो सकता आपका। तो ये आपके पास पता होना चाहिए क्या सीज नहीं कर सकते। फिर रेड में आपके राइट क्या हैं, क्यों वो कह सकते हैं लेडीज की सर्च लेडी ऑफिसर करेगी, और विद रिगार्ड टू डिसेंसी, इंडिसेंसी नहीं हो सकती। 2 रेस्पेक्टेबल इंडिपेंडेंट रेजिडेंट लोकेलिटी को विटनेस को बुला सकता है, कहता साहब जो माल ले जा रहा हूँ 2 के सामने ले जाओ, वो गवाह होंगे, ये लेगा नहीं लेगा, कल को तुम ले जाओ माल, कहोगे मैं ना ले गया, ले गया वो 1 किलो सोना, कह दिया 4 किलो पकड़ा इसके यहाँ से, तो भैया मेरे अपने विटनेस होंगे, तो क्यों, राइट। एक कोई लेडी अगर किसी अपार्टमेंट में रह रही है, उसके पास ये राइट है टू विदड्रॉ बिफोर दी सर्च पार्टी एंटर्स इट अकॉर्डिंग टू कस्टम, शी डज नॉट अपीयर इन दी पब्लिक। पर्दा नशीन औरतों के लिए थोड़ी सी प्रोटेक्शन। इमरजेंसी में आप डॉक्टर को बुला सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता डॉक्टर को, आपकी सर्च हो रही है, सर्च करो भैया, बीमार हो गया हो, डॉक्टर को बुलाओ। क्यों, स्कूल को बच्चे को जाने से नहीं रोक सकते, लेकिन उनका बैग चेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। लोगों को खाना खाने में नहीं रोक सकता, भैया रोटी पानी तो खाने दो, सर्च करो, अपना काम करो। आज ह्यूमन राइट्स आर अवेलेबल। फिर क्या है, आप कह सकते हो कि टू, आप उसको जो सील्ड हैं, क्यों जो कुछ सर्च में जो सील्ड मामला हो गया है, क्यों उसको आप चेक कर सकते हो क्या सील कराने करा, क्यों जब रीओपन हो रही तब भी सील को चेक कर सकते हो कि भैया जिन चीज़ों पर आपने सील लगाई है उसको चेक करा दो, सील ओपन करिए, चेक करा दो। पंचनामे की कॉपी मांग सकते हो, एनेक्शर्स के साथ दो। पंचनामा क्या होता है, जो विटनेस के साइन होता है, ये मान लीजिए क्या पाया गया, तो पंचनामे की कॉपी ले सकते हो। कोई भी स्टेटमेंट आपका जिसको डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में यूज़ करने जा रहा, उसकी कॉपी आप ले सकते हो, ठीक है। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो सीज किए जा रहे हैं उसका पहले इंस्पेक्शन कर सकते हो, उससे कॉपी ले सकते हो उसकी, क्यों उनके प्रेजेंस में ऑथराइज ऑफिसर के, या ऑफिसर जो एम्पावर कर देंगे इसके सामने ले लो कॉपी, वो अलाउ है। रेड के बाद आपके राइट क्या, क्यों जिसकी कस्टडी से क्यों कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स आर सीज्ड, उसकी कॉपी आप लेने जा सकते हो कि भैया मेरे बुक्स तो ले गए, कॉपी दे दो, तो क्योंकि बिजनेस मस्ट गो ऑन यार, बिजनेस को कोई रोक देगा, रेड करो, सर्च करो, बिजनेस को ताले कोई लगा देगा। बिजनेस पे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिपेंड करता है, एम्प्लॉइज की सैलरी डिपेंड करती है, सप्लायर्स की पेमेंट डिपेंड करती है, कस्टमर्स को गुड्स और सर्विसेज चाहिए। यू कैन नॉट स्टॉप द इकोनॉमी फॉर द पर्पज ऑफ द सर्च। तो इसका मतलब ऑन गोइंग बिजनेस एक्टिविटी को अलाउ कर सकते हैं, और उसके इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट इज कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट की कॉपी चाहिए, तो आपको देनी पड़ेगी ऑथराइज पर्सन द्वारा। आप रेड पेटिशन हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, रेड को चैलेंज कर सकते हैं, क्यों अगर उन्हें लगता है कि डिपार्टमेंट का एक्शन अनफेयर था, क्यों वो असेसमेंट को भी कर सकता, अपील भी कर सकता कमीशन ऑफ इनकम टैक्स को, ये उसके सारे राइट्स हैं। अब उसकी ड्यूटी क्या है कि भाई सर्च आराम से होने दे तरीके से, क्यों सर्च होने में ज़्यादा दिक्कत ना करें, क्यों फिर ये अनहिंडर्ड इनग्रेस इनटू प्रेमिसेस में एंट्री करते हुए उनको कोई दिक्कत ना पैदा करें, क्यों और जो भी सामान हो, क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट और जो भी रखें उसका चाबी दे, और भाई देख लो ये डिक्लेयर्ड है या अनडिक्लेयर्ड है, तो फैसिलिटेट करें सर्च को बेसिकली, क्यों ओनरशिप बताए एसेट्स की, ये मेरी है, किसकी है, क्यों मेरे यहाँ भतीजा रख गया जी मेरे सोने के गहने, वहाँ गया था हनीमून पे, तो बता दो ये गहने हैं मेरे भतीजे का नाम लिखा दो, सब डिक्लेयर करा दो, वो उस भतीजे से स्टेटमेंट ले लेंगे। कोई भी किसी दूसरे के बोले भतीजे की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखें, तो बोले कोई बात नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट भतीजे की बता दो, लिखवा दो, क्यों जो अपनी प्रेमिसेस में उसे आइडेंटिफाई करें और उसे एक्सप्लेन करें, क्यों जो भी इंडिविजुअल प्रेमिसेस में होगा, क्यों उससे अपनी रिलेशनशिप बताएगा, भाई कौन है, भतीजी है, मौसी है, चाचा है, कौन है, क्यों ताकि इंपर्सनेशन ना हो, क्यों अगर कॉविकल पर्सन है तो कोई पर्सन का इंपर्सनेशन नहीं होना चाहिए। ये बड़ा 416 आईपीसी की धारा है, इसमें सजा है अगर ऐसा इंपर्सनेशन करते हो। किसी अनऑथराइज पर्सन को ना प्रेमिसेस में घुसने दी, टू जो विटनेस है वो तो आ सकते हैं, ये नहीं कि कोई भी आदमी चला आ रहा रोक देगा इनकम टैक्स अफसर, बोले भैया ये नहीं आ सकता, बोले क्यों आएगा, रेलिवेंट पर्सन आएगा, उससे बिना इनकम टैक्स अफसर को बताए हुए प्रेमिसेस में जो भी सामान है एज इट इज एज एंड वेयर इज को छोड़ना पड़ेगा उसे, उसको ना डिस्ट्रॉय कर सकता, ना रिप्लेस कर सकता, ना उसको रिमूव कर सकता,
क्यों? और उसको एविडेंस, ताकि किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए जो एविडेंस चाहिए उसका कोई डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस नहीं होना चाहिए। इसमें भी पनिशमेंट है, सेक्शन 204 में इंडियन पेनल कोड में अगर उसे हटाता, सारी क्वेरीज बताए, जवाब दे, ठीक है ना। किसी थर्ड पार्टी को उसके स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के बीच में डिस्टर्बेंस करना अलाउ नहीं करना पड़ा, अलाउ नहीं कर सकते आप। ओथ ऑफ एफर्मेशन लेगा कि मैं सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर फॉल्स स्टेटमेंट लेता तो अभी सेक्शन 181 जो आईपीसी धारा है उसमें सजा है और फाइन भी है और दोनों भी है, ठीक है। कोई एविडेंस ऐसा देता है जो फॉल्स है तो वो सेक्शन 191 के पेनल कोड में सजा हो सकती है उसे। रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट पे अपने साइन करेगा, इन्वेंट्रीज पे ये सामान बना, पंचनामे पे साइन करेगा, अपने बताएगा कहाँ ये मैंने साइन किया, मेरे सामने ले गए, ये इसका है, ओन करेगा, सत्यापन जिसे कह देते, ठीक है। और पीस मेंटेन करेगा सर्च प्रोसेस में। ये नहीं म्यूजिक सिस्टम चला दिया बड़ा तेज, उन्होंने न दिया, शोर मचवा दिया, आपस में झगड़ा करने लगे, मारकूट करने लगे, क्यों? राइट, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे सर्च प्रोसेस के पीसफुल मैनर में करने में दिक्कत है। ये कोऑपरेशन दोनों पार्टी से चाहिए। इनकम टैक्स अफसर भी ना मचा के शोर मचाएगा, झगड़ा फसाद करेगा, उसको भी पीसफुल मैनर में सर्च करनी है, क्यों? और इवन सर्च ऑपरेशन के बाद भी वो कोऑपरेट करेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ चाहिए तो उसे बताना पड़ेगा। तो ये आज हमने थोड़ी सी मोटी मोटी चीज़ बात बताई, काफ़ी मिनट हो गए, 16 मिनट की हो गई है, तो इसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं करते, अगली बात के लिए रखते हैं। आज कहते हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए, भय मत करिए। अगर आप ठीक हैं तो आपको सच से घबराने की जरूरत। सच क्या है? अरे सच कुछ नहीं है, एविडेंस कलेक्शन है। जो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए जो अपने बात को कहने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए बहुत से एविडेंस और डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, जब डिपार्टमेंट को लगता साहब आप खुद नहीं लेकर आ रहे, तो डिपार्टमेंट आपके घर आ जाता, बोले भाई साहब आप तो नहीं ले आ रहे, सारी कंप्लायंस करने, सारी चीज़ें लाने, सारी इंफॉर्मेशन देने, हम भाई साहब आपके घर आ जाते हैं, क्यों? तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं इसीलिए अनुरोध करूँगा हर सिटीजन से, एज ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, अपने खाते पूरे रखो, हिसाब ठीक रखो। अब डिजिटल वर्ल्ड है, सरकार के पास एक एक का हिसाब है, सरकार के पास ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, वो सब उसको पता है। आप बच रहे हो, आपकी किस्मत है। ये वो कहानी हो गई कि गोलियां चल रही हैं, आपने डिफेंस मैकेनिज्म नहीं किया हुआ, आप बच गए तो भगवान की किस्मत है। तो समझो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब पे नजर रखे हुए है, आपकी सब संपत्ति दौलत सबका पता है, हिसाब किताब रखो ठीक। टैक्स इवेजन मत करो, टैक्स प्लानिंग करो अच्छे कंसल्टेंट के द्वारा। टैक्स को प्लान करो, उसका इवेजन करने की कोई जरूरत नहीं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। आप सबसे अनुरोध है, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, ताकि ये बात हमारी धीरे धीरे जो व्यापार की समझ बढ़ती जा रही है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और अपने यार दोस्तों में सब जगह भी इसको सर्कुलेट करिए। थैंक यू।